हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ज्योग्राफी 8 में क्लास 8 में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। ये सेकंड चैप्टर है और इस वीडियो का 2 पार्ट आएगा। ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट में सैंड, सॉइल, वाटर तक हम देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। तो लैंड की बात की जाए, यहाँ पे देखिए दो केस दिया हुआ है, एक तंजानिया का और दूसरा न्यूजीलैंड का। तंजानिया में क्या है, मांबा की फैमिली रहती है और न्यूजीलैंड में पीटर की फैमिली रहती है। दोनों फैमिली में बहुत अंतर है। मांबा जहाँ पानी के लिए बहुत दूर तक जाती है, तंजानिया आप देखिएगा, गूगल अर्थ एक बार आप डाउनलोड करिएगा और सर्च करिएगा कि अफ्रीका में कहाँ है। इसके पास विक्टोरिया लेक है जहाँ से नील रिवर निकलती है। तो दोनों केस स्टडी में अंतर दिया हुआ है दोनों एग्जाम्पल में। पहला तो है कि इसमें पानी के लिए इसको बहुत दूर तक जाना पड़ता है मांबा को, और जो भी इसके एरिया है, जो उसके फैमिली जहाँ पे रिसाइड करती है, वो रॉकी माउंटेन्स टाइप का है। तो वहाँ पे उसके फादर जो हैं बहुत मुश्किल से जो है ना वो खेती कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से है। वहीं पीटर है, वहाँ पर शिप की ग्रेजिंग होती है, बहुत अच्छी रियरिंग रीजन है वहाँ पे। वो बहुत वाइड ग्रासी प्लेन है। एक्चुअली क्या है ना, जो टेरेंस होते हैं, आगे जो हम लैंड देखेंगे ना, उसमें देखेंगे कि 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो हिल या माउंटेन्स, दूसरा होता है प्लेटू और तीसरा होता है प्लेन्स। प्लेन्स की जो वो होते हैं बिल्कुल समतल टाइप का होता है और इसका जो हाइट होता है वो सी लेवल से ज़्यादा नहीं होता है। वहीं प्लेटूज़ की बात की जाए तो प्लेटूज़ मीडियम हाइट के होते हैं सी लेवल से। वही हिली और माउंटेन्स एरिया देखे जाए तो वो सी लेवल से काफ़ी ऊंचा 6000-7000 मीटर की ऊंचाई तक होता है। वही पठार की जो एवरेज हाइट होती है वो 2500 से 3000 मीटर तक होती है। वहीं प्लेन्स जो हैं वो 100-200 मीटर या 300 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं सी लेवल से। तो ये अंतर हो जाता है हर जगह के टेरेन का और टोपोग्राफी का। कहीं स्टीप स्लोप पाए जाते हैं, कहीं सॉइल अलग होती है, कहीं वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा और कम होती है, कहीं के नेचुरल वेजिटेशन, मतलब सब जगह का डिफ़र होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लैंड की। लैंड क्या है, जो हमारा जितने कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे लैंड में आते हैं। तो लैंड क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्स क्यों? क्योंकि इसी पर तो होती है ना, जितने हमारे एग्रीकल्चर हो रहा है, जितना हमारा रिसाइडिंग जो होता है, जितने हम लोग हाउस वगैरह बना रहे हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, रोड, सब ये सब कहाँ, ये सब लैंड पर ही हो रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि लैंड का क्या है ना, जो टोटल एरिया है, एक तो 30% ऑफ द टोटल एरिया है ऑफ द अर्थ सरफेस का 30% पे लैंड है। लेकिन ये क्या है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है पॉपुलेशन यहाँ पे, कहीं स्पार्सली है और कहीं डेंसली है। स्पार्सली कहाँ है, कहाँ डेंसली है, वो समझिए आप। जहाँ भी स्टीप स्लोप्स या रग टोपोग्राफी या माउंटेन्स हैं, यहाँ पे उतनी पॉपुलेशन नहीं है। जबकि जहाँ प्लेन्स हैं, जहाँ पे वैलीज़ हैं, वहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, जहाँ पर भी आपने देखा कि लॉगिंग, वाटर लॉगिंग एरियाज़ है, डेजर्ट एरियाज़ हैं, ये सब क्या स्पार्सली पॉपुलेटेड है। वहीं आप रिवर वैलीज़ की बात की जाए या प्लेन्स की बात की जाए तो यहाँ डेंसली पॉपुलेटेड है। जैसे आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो नॉर्दर्न इंडिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है, नॉर्थ एरिया पूरा, ये आपका डेंसली पॉपुलेटेड है। इसलिए क्योंकि ये नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाता है रिवर सिस्टम की वजह से, और दूसरा ये स्टीप स्लोप्स नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपको वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, जितनी भी प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इसलिए ये जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर मीडियोकर पॉपुलेशन है, जो आपका डेक्कन प्लेटू और ये जो एरिया है,
पॉपुलेशन यहाँ पर भी अच्छी खासी है, लेकिन अगर बिल्कुल स्पार्स पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये रीजन जैसे जम्मू कश्मीर का जो एक्सट्रीम एरिया है, लद्दाख का जो एरिया है, यहाँ पर क्या है बहुत ही कम पॉपुलेशन है। या फिर आप नॉर्थ ईस्ट का जो स्टीपी स्लोप्स एरिया है वहाँ पर क्या है पॉपुलेशन बहुत ही स्पार्सली है। तो डिपेंड करता है कि लैंड कैसा है, उस हिसाब से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब लैंड यूज़ की बात करते हैं। लैंड यूज़ मतलब क्या, एग्रीकल्चर कितना हो रहा है, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, ये सब कहाँ होता है, ये तो लैंड में ही होता है ना, हाउसेज, रोड्स वगैरह, इसको क्या कहते हैं, लैंड यूज़ कहते हैं। अलग अलग इसकी लिस्ट बनाई सकती हैं। उसके बाद से क्या कहते हैं, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स। वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, हिली है, माउंटेन्स है और प्लेटूज़ हैं या क्या है, सॉइल की अवेलेबिलिटी क्या है, कितना फर्टाइल है, कितना नॉन फर्टाइल है। अगर फर्टाइल है तो ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी, नॉन फर्टाइल है तो कम पॉपुलेशन रहेगी। क्लाइमेट एक्सट्रीम है या फिर सारे क्लाइमेट्स आपके कैसे हैं, क्लाइमेट सारे सूटेबल हैं या नहीं, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी क्या है, वाटर कितना है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो डिटर्मिनेंट्स। पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी कितनी है, ये सब क्या है, डिटर्मिनेंट्स है कि लैंड का यूज़ कैसे और लैंड के यूज़ का पैटर्न क्या होता है। लैंड कैन ऑल्सो भी प्राइवेट एंड कम्युनिटी प्रॉपर्टीज़। प्राइवेट वो जो प्राइवेट होल्डिंग किया हुआ है, और जो कम्युनिटी होल्डर जो कम्युनिटी ने हैंड किया हुआ है, रखा हुआ है। पीपल, अब क्या होता है, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। लैंड तो हमारा लिमिटेड है, लेकिन हम पॉपुलेशन बढ़ ही जा रहा है, तो फिर उससे क्या हो रहा है कि डिमांड्स, लोगों की डिमांड्स बढ़ रही है, और जिसकी वजह से इशू भी होता है। पीपल स्टार्ट इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड कमर्शियल एरियाज़। लैंड डिग्रेड हो रहा है, लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। लैंड स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सब क्या है, ये थ्रेट्स टू इन्वायरमेंट है। इसके वजह से एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशंस। अब इसका पर्टिकुलर मीनिंग आप जानिएगा तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। बताने के लिए मैं सब कुछ बता सकती हूँ कि लैंड डिग्रेड क्या हो रहा है। लैंड की क्वालिटी जब डिग्रेड कर गई तो लैंड डिग्रेडेशन है। लैंड स्लाइड्स जो होता है, जो आपने मोल्टेन मैग्मा का देखा था कि अंडर जो आपके क्रस्ट है वो मोल्टेन मैग्मा जो वो अपना सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है, उसकी वजह से वोल्केनोज़ और अर्थक्वेक्स आते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं। सॉइल इरोजन, आप जैसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, तो सॉइल जो है वो जो पेड़ अपनी पकड़ बनाए रखता है सॉइल पे, वो छूट जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। डिजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण, बारिश कम होना, और जिस एरिया में भी हो रही है उस एरिया में भी कम होना, ये सब डिजर्टिफिकेशन कहलाता है। देखिए लैंड यूज़ पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है पिछले कुछ समय में। चेंजेस इन लैंड यूज़ ओवर टाइम। पहले क्या था, कच्चा हाउसेस थे, और कितने बहुत गिने चुने कच्चा हाउसेस थे, जैसे 1 2 3 4 कुछ थे कच्चा। ये सड़क कच्चा थी और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे पक्का हाउसेस तो बन ही रहे हैं और बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जा रही है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। अब फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये पक्का हाउसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये पक्की सड़क आपको मिल गई, टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है। और ये देखिए, ये तो खैर डेंसली पॉपुलेटेड है, आप ये मेट्रो सिटी की तरह मान सकते हैं, जहाँ बिल्कुल भी स्पेस खाली आपको नहीं दिख रहा है, हर तरफ ही डेवलपमेंट है, वो भी शहरीकरण आप कह सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, लैंड एज अ मेजर नेचुरल रिसोर्स में हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, यानी पेड़ों को काटने की जगह पर पेड़ों को लगाना चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन करना चाहिए, अगर कोई लैंड ख़राब है, डिग्रेड की है, तो उसको अपग्रेड करना चाहिए। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। केमिकल पेस्टिसाइड से क्या होता है कि एक तो आपके सॉइल की फर्टिलिटी तो ख़राब होती ही है, मतलब उस टाइम तो ठीक रहता है, बट उसके बाद सॉइल जो होता है ना वो इनफर्टाइल हो जाता है, उसके साथ साथ लैंड भी डिग्रेड करता है। तो और इसके साथ साथ आपके वाटर रिसोर्सेज भी कंटेमिनेट होते हैं। एक्सेस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड्स का यूज़ तो करना चाहिए बट रेगुलेटेड वे में, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेस्टिसाइड्स ही यूज़ किए जा रहे हैं।
तो इन सब का रेगुलेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं सॉइल की। सॉइल क्या है कि थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस है कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। लैंड पर क्या है, जो अपर लेयर होता है, जो बिल्कुल ऊपर थिनी लेयर होता है, जो ग्रेनी सब्सटेंस होता है, वो सॉइल कहलाता है। वो क्या होता है कि जब रॉक्स विदर्ड करते हैं, रॉक्स विदरिंग मतलब टूटते हैं, बड़ा बड़ा रॉक्स जो है छोटे 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 पार्ट्स में टूटते हैं और वो भुरभुरी सी आप कह सकते हैं कि एक चीज़ बन जाती है, जो जिसमें क्या होता है, मिनरल्स होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं लाइक ह्यूमस होता है, विदर्ड रॉक्स, ये सब मिलके क्या होता है, ये सब मिलके सॉइल बनाते हैं जो अपर लेयर पे होती है। ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। सॉइल फर्टिलिटी बनाने के लिए उसमें मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का जो रेशियो है वो मिक्स होना चाहिए और अच्छे एक बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। हमें पता है कि नॉर्थ इंडिया का जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है। एक्चुअली क्या होता है, जो रिवर सिस्टम है जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है या यमुना है, ये सब क्या होते हैं कि सिल्ट्स अपने साथ लेके आती हैं और ये सिल्ट्स, ये क्ले जो हैं वो अपने आप में नई मिट्टी लेके आते हैं जिसे खादर कहा जाता है। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को बनाते हैं। जैसे ही फर्टिलिटी को बनाते हैं, इसीलिए इस रीजन में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर के लिए नॉर्थ जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही क्रूशियल्स होते हैं। लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, लैंडस्लाइड्स वही हमने पिछले भी देखा है कि मोल्टेन मैग्मा जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज आते हैं, तो उसकी वजह से ही लैंडस्लाइड्स भी आती हैं। मतलब लैंड का एक बड़ा हिस्सा टूट के गिर जाना। ये जितने भी स्टीपी स्लोप्स होते हैं जैसे हिली या माउंटेनियन रीजन्स होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे उत्तराखंड में लैंडस्लाइड आया, असम में लैंडस्लाइड आया, सिक्किम में, ये सब एरिया में बहुत ही कॉमन है लैंडस्लाइड्स। एक केस स्टडी दी गई है पांगी विलेज की, आप देख सकते हैं। लैंडस्लाइड वैसे बहुत ही कॉमन है अगर आप हिली रीजन में जाते हैं तो। कैसे इसको मिटिगेट किया जा सकता है, कैसे इसको बचाया जा सकता है, कुछ दिए गए हैं जैसे हैज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड। जो भी एरिया जो प्रोन है लैंडस्लाइड्स के, वो क्या है कि अवॉइडेड किया जा सकता है बिल्डिंग सेटलमेंट्स के। जैसे अपने केदारनाथ मूवी देखी होगी, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड्स आया था। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्लड आया था, फ्लड की वजह से लैंडस्लाइड्स आई थी। तो आप वहाँ क्या ह्यूमन सेटलमेंट्स कम कर देना चाहिए। आपको पता है कि हाँ ये एरिया प्रोन है तो वहाँ पे मत करो। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल, एक रिटेंशन वॉल आप बना सकते हो वो लैंड स्लिपिंग से बचाने के लिए। वेजिटेशन कवर को आप बढ़ा सकते हैं ताकि वो लैंडस्लाइड को रोक सके। एक्चुअली वेजिटेशन क्या होता है ना, सॉइल की पकड़ को मजबूत बनाता है जिससे लैंडस्लाइड्स बहुत कम मतलब कंट्रोल में रहती है। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ विद द रेन वाटर स्प्रिंग फ्लो। सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल को वर्क्स करना चाहिए। ये सब वेरियस टेक्निक्स है जिससे मिटिगेट किया जा सकता है लैंडस्लाइड्स को। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के। सॉइल फॉर्मेशन का पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक ही आपको कलर डिटरमाइन करता है, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब कौन डिटरमाइन करता है? पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे आप सॉइल्स की बात करेंगे तो अगर सपोज़ करिए इंडिया के सॉइल की बात करी जाती है तो बहुत सारी सॉइल्स होती हैं। जैसे एलुवियल सॉइल जो नॉर्दर्न प्लेन्स में है। आप सदर्न इंडिया की बात करें, महाराष्ट्र और इधर कर्नाटक साइड में, तो आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा। रेड सॉइल्स होते हैं, लेटराइट सॉइल्स होते हैं, ये सब वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स होते हैं। तो सॉइल्स का पेरेंट रॉक से बहुत ही वो गहरा है। क्यों? क्योंकि रॉक ही तो टूट के मिट्टी बन रही है ना। ऐसा नहीं है ना कि मिट्टी कहीं से होके आ रही, नहीं, जैसा रॉक वैसी मिट्टी। तो पेरेंट रॉक अगर आपका ब्लैक है या फिर डेक्कन प्लेटू है तो मिट्टी भी उसकी कैसी होगी? ब्लैक सॉइल होती है जो फर्टाइल होती है किसके लिए? कॉटन के लिए। वही एलुवियल सॉइल अगर नॉर्दर्न प्लेन्स में है तो वो फर्टिलिटी आपको फर्टाइल होती है ग्रेन्स के लिए मोस्टली। मेज़ हो गया, वीट हो गया एंड सो ऑन। तो पेरेंट रॉक बहुत ही बड़ा डिपेंडेबल रीज़न है सॉइल फॉर्मेशन में। टेक्सचर पता चलता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता चलती हैं, जैसे उसमें कितना अपन पेस्टिसाइड डालें, क्या नहीं डालें, ये सब
डिपेंड करता है पेरेंट रॉक में। रिलीफ भी डिपेंड करता है। रिलीफ मतलब वही एल्टीट्यूड कितना है, कितनी ऊंचाई पर है, स्लोप्स पर है या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में है, इससे भी सॉइल का मतलब फॉर्मेशन पता चलता है। अगर प्लेन्स है तो वहाँ पे सॉइल अलग होगा, हाई स्टीप स्लोप्स है तो वहाँ अलग ही मिट्टी होगी। फ्लोरा एंड फौना, जैसे फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, जैसे ह्यूमस की अवेलेबिलिटी क्या होती है, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स है तो वहाँ पे ह्यूमस जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए फर्टिलिटी ज़्यादा है। अब कहीं आप वैसे जगह चले जाएं जहाँ ह्यूमस अवेलेबिलिटी हो ही ना, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, तो वहाँ पे ह्यूमस कम होगा तो फर्टिलिटी भी कम होगी। तो फ्लोरा एंड फौना माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। क्लाइमेट भी बहुत वो करता है, टेम्परेचर कैसे है उस जगह का, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, अगर रेनफॉल ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है मिट्टी पे प्रभाव पड़ता है। रेट ऑफ विदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, कितना विदरिंग हो रहा है उस हिसाब से। टाइम एक बड़ा फैक्टर है। डिटर्मिनेशन थिकनेस ऑफ सॉइल पाइप, 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनाने के लिए लगभग हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन कितने लंबे टाइम पीरियड में होता है। तो इसके लिए टाइम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। डिग्रेडेशन तो आपने देखा था, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जंगल कटे ही कटे जा रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, इसलिए रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, ये सब मेजर कॉज हैं डिग्रेडेशन के। अब इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्चिंग करना। मल्चिंग मतलब होता है कि द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर फॉर ऑर्गेनिक मैटर लाइक ए स्ट्रॉ। जो भी बेयर ग्राउंड होते हैं, जो भी खाली ग्राउंड होते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स को, स्ट्रॉ लाइक प्लांट्स को कवर करना, ऑर्गेनिक मैटर से कवर करना, ताकि सॉइल मॉइस्चर बना रहे। कॉन्टोर बैरियर्स मतलब पानी वो जमा हो रहे, पानी वो स्लोप से गिरे नहीं, इसीलिए कॉन्टोर बैरियर्स बनाए जाते हैं। ट्रेंचेस बनाए जाते हैं जहाँ से पानी को कलेक्ट किया जाता है। रॉक डैम्स बनते हैं, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। वाटर जो होता है वो फ्लो ना कर जाए, इसलिए रॉक डैम्स बनाए जाते हैं। ये सारे मतलब रनिंग ऑफ वाटर को बचाने के लिए होता है। टेरेस फार्मिंग करना, जैसे स्टीप स्लोप पे ऐसे मतलब स्टीप स्लोप्स को ऐसे एग्रीकल्चर में चेंज करना, एक सीढ़ीनुमा बना देना और फिर वहाँ पर फार्मिंग करना, ताकि एक तो पानी भी वो बचे, रन ऑफ ना कर पाए और फार्मिंग भी हो जाए। इंटरक्रॉपिंग मतलब एक अनाज ना करके 2 अनाज को साथ में उगाना। साथ में उगाने से अगर एक में आपको कम पानी लग रही है, दूसरे में ज़्यादा पानी लग रहा है। इंटरक्रॉपिंग में जैसे 2 क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करना, जैसे पीनट्स को अलॉन्गसाइड ऑल्टरनेटिव क्रॉप सॉर्गम या गार्लिक कर लिया, तो वो भी एक वो हुआ क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग हुआ। टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश से बचाने के लिए होता है। कॉन्टोर प्लॉगिंग वही है, जैसे कॉन्टोर आपने बैरियर्स देखा था। कॉन्टोर प्लॉगिंग और टेरेस फार्मिंग लगभग एक जैसी होती है। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि जैसे स्टीप स्लोप्स को, ये आपका स्लोप है ना, इसको आपको टेरेस की तरह बना के और इस पे फार्मिंग की जाती है। वही कॉन्टोर प्लॉगिंग क्या है, जैसे एक हिल है और पूरा उसको राउंड करके कॉन्टोर प्लॉगिंग किया जाता है। तो दोनों एक ही टाइप के लगभग हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो प्लॉगिंग पैरेलल टू द कॉन्टोर ऑफ ए हिल स्लेप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर। कॉन्टोर प्लॉगिंग भी करके वही सीढ़ीनुमा टाइप का ही बनता है और वहाँ पे बैरियर बनाया जाता है ताकि वाटर जो है वो रन ऑफ ना करे। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, शेल्टर बेल्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे पेड़ों से ना बचाया जाता है सॉइल को, चारों तरफ ही ट्रीज प्लांट कर दिए जाते हैं। किस लिए, ताकि विंड मूवमेंट को चेक किया सके, प्रोटेक्ट किया जा सके और सॉइल कवर को बचाया जा सके शेल्टर बेल्ट से। एक्टिविटी, ये चीज़ देखिए, ये अगर आप एक ये बर्तन है और ये भी एक है और इसमें 5-6 आपने ये होल कर रखा है दोनों तरफ। एक को आपने सिर्फ मिट्टी रखा है और एक में कुछ पौधे को लगा दिए गए छोटे छोटे को। अब आप पानी डाल के देखोगे तो ये जो है ना, ये इसमें कम मिट्टी आएगी नीचे, लेकिन इसमें आप देखोगे तो इसमें ज़्यादा मिट्टी आएगी। इसलिए क्योंकि जो प्लांटेशंस होता है ना, वो मिट्टी की पकड़ को मजबूत बना लेता है
और मिट्टी की पकड़ को मजबूत बनाता है। इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन कम होता है। सॉइल इरोजन के लिए फॉरेस्टेशन बहुत ज़रूरी है, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। अब बात करते हैं वाटर। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर क्या है, एक तो बहुत ही वाइटल है, बहुत ही ज़रूरी है, और दूसरा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब उसको रिप्लेनिश किया जा सकता है। आपको पता है कि 3/4 अपना जो 75% अर्थ का जो एरिया है वो वाटर से घिरा हुआ है, इसीलिए अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं या वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ 2.7% है वही फ्रेश वाटर है, बाकी जो है वो सलाइन वाटर है। इसमें भी 2.7% में से 2% जो है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में है, जिसको हम डेली यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वो अप्रोच से बहुत ही बाहर है। तो ओनली 0.7% जो वाटर है वही हमारे डेली यूज़ में है, डेली यूज़ और एक्सेसिबल में है ह्यूमन यूज़ के लिए, जैसे ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, यही हमारे डेली यूज़ में है। बाकी सारा तो या तो सलाइन वाटर है, नहीं तो आइस कैप या आइस शीट में है, जैसे पोलर रीजन में। तो फ्रेश वाटर क्या हुआ, ये एक बहुत ही मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस है। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉट सब्सटेंस। वाटर साइकिल हम लोगों ने देखा था इसके प्रीवियस चैप्टर्स में, और हम लोगों ने देखा था कि अर्थ क्या है, अर्थ एक टेरेरियम है। अर्थ टेरेरियम क्यों है? क्योंकि वाटर जो है ना वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है फ्रॉम 1000 ईयर्स ऑफ अगो। अभी सिर्फ उसका फॉर्मेशन चेंज होता है, कभी वो एटमॉस्फेयर में रहता है, कभी वो लैंड पर रहता है, कभी वो वाटर लेवल में रहता है। वाटर जैसे रिवर से इवेपोरेट किया, कंडेंस करके क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, तो वो क्लाउड एटमॉस्फेयर में चला गया वाटर वेपर के रूप में, और फिर वो कंडेंस हुआ, फिर वो प्रेसिपिटेट करके लैंड पे गिरा और वहाँ से मतलब लैंड पर आया, फिर वो रन ऑफ करके वो रिवर सिस्टम में चला गया, तो वो फिर वहाँ कहाँ चला गया, फिर वो हाइड्रोस्फीयर में चला गया। तो क्या होता है, मतलब फॉर्मेशन चेंज होता है, ना कि वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर सेम है। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं एक एक्टिविटी है कि एक एवरेज अर्बन इंडियन 150 लीटर पानी डेली यूज़ में लेता है। किस लिए? ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, फ्लशिंग, वो ये सब चीज़ों के लिए। अगर हम पानी का रीयूज़ करें ना, तो इन सब चीज़ों को हम ये रेशियो घटा सकते हैं। रीयूज़ कैसे है? सपोज़ करिए कि आपने बाथ लिया और पानी वो कहीं जाके एक्यूमुलेट हो गया, एटलीस्ट वो पानी फ्लश में तो यूज़ हो ही सकता है। फ्लश में यूज़ होगा तो पानी का रीयूज़ भी हो गया। दूसरा एक होता है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होता है कि आपके बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है और वो बाद के यूज़ के लिए रखा जाता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग भी एक तरीका है जिससे हम वाटर रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। ह्यूमन यूज़ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो फॉर प्रोसेस। अब देखिए, एग्रीकल्चर में भी बहुत पानी लगता है, इंडस्ट्रीज़ में, जनरेटिव इलेक्ट्रिसिटी में, ये सब में पानी बहुत ज़्यादा लगता है। एंड कैश क्रॉप्स की बात की जाए, जैसे राइस बहुत ज़्यादा जो होता है ना वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो ये सब में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो हम इसका जितनी मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है वही करना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी आपने देखा कि पानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोस्टली क्या है, सलाइन है या आइस शीट या ग्लेशियर में है। तो इसीलिए क्या होता है कि वाटर स्कार्सिटी हो जाती है। कुछ जगह पे तो वाटर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता, जैसे मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, ये सब क्या है, पानी आपको फेसिंग शॉर्टेजेस ऑफ इन फ्रेश वाटर सप्लाई। फ्रेश वाटर सप्लाई में ये सब बहुत शॉर्टेज है। क्यों? क्योंकि वहाँ वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया के भी कुछ एरिया में हो रही है अभी के टाइम में। क्यों? क्योंकि स्कार्स प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यानी या तो सीजनल या एनुअल प्रेसिपिटेशन क्या है, स्कार्स हो गया है, बारिश कम हो रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। या फिर हम पानी का सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, पानी कंटेमिनेट हो जा रहा है सीवेज से, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस से और गार्बेज से। देखिए ये यमुना का हाल है, यमुना रिवर ऐसे दिखाया गया है।
अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। अभी क्या है कि एडुकेट वाटर रिसोर्सेज को गेट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए हमने देखा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू ऑल भी एक गोल है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसमें 6 नंबर पे है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। आप समझ सकते हैं कि क्लीन वाटर का कितना ही इम्पोर्टेंस है। अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं। वाटर इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स। ओवरयूज़ और पॉल्यूशन की वजह से ये हो जा रहा है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज। सीवेज का जो पानी है वो डायरेक्टली चला जाता है रिवर्स में, जिससे रिवर कंटेमिनेट होता है। एग्रीकल्चरल केमिकल्स हैं, इवन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं। इंडस्ट्री से बहुत सारे केमिकल्स ऐसे निकलते हैं जो रिवर्स में डायरेक्ट घुल के कंटेमिनेट करते हैं रिवर वाटर को या फिर और भी वाटर बॉडीज़ को। इन सब के लिए हमको क्या करना चाहिए। इन सब के लिए हम लोग को रेगुलेशन चाहिए। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो बायोडिग्रेड नहीं कर पाए। जैसे प्लास्टिक भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे जितने भी ग्रीनरीज हैं या फिर नेचुरल थिंग्स हैं वो डिग्रेड कर जाते हैं, बट जितने भी केमिकल्स वगैरह हैं, जितनी प्लास्टिक मेड चीज़ें हैं वो डिग्रेड नहीं कर पाती हैं। वो क्या होते हैं कि ह्यूमन बॉडीज़ अल्टीमेटली वो ह्यूमन बॉडीज़ में ही आती हैं थ्रू वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। दिस एफ्लुएंट सुटेबली देयर फॉर रिलीजिंग देन वाटर बॉडीज़ में डायरेक्ट इसको छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर कंटेमिनेट हो रहा है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग जो हमने पहले ही बताया था। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस। फॉरेस्टेशन हम जैसे ही करते हैं ना तो पेड़ जो है वो मिट्टी को पकड़ लेता है और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम होता है, सॉइल डिग्रेडेशन से भी बचाता है और इससे वाटर कंजर्वेशन भी होता है। वाटर परमिबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे हम जितनी भी कंक्रीट रोड्स वगैरह देखते हैं या फिर जितने कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं तो वहाँ पे क्या है, वाटर परमिएबल नहीं हो पाता है, जिससे ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं हो पाता है। आप देखेंगे कि जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे वाटर लेवल तो ठीक रहता है, बट जितने ही शहर के एरिया हैं या जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, जहाँ बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो चुका है, वहाँ पे वाटर लेवल बहुत स्कार्स हो जाता है। उसका रीज़न वही होता है कि आपके जो सॉइल है वो परमिएबल नहीं हो पाए हैं। वाटर ग्राउंड जो वाटर है वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। कैनाल्स यूज़ होना चाहिए जो प्रॉपरली हो, जहाँ पे सीपेज कम हो, ठीक है। और इरिगेशन के लिए क्या है कि हमें वाटर स्प्रिंकलर का यूज़ करना चाहिए, जिससे कम रिसोर्स में हमें ज़्यादा रिज़ल्ट मिले। ऐसा नहीं कि पानी बर्बाद हो जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत ही पानी वेस्ट होता है। इसमें क्या इरिगेट द रिवर, चेकिंग वाटर लॉस करना है, इवेपोरेशन देखना, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन जैसे इजराइल में होता है ड्रिप इरिगेशन। कुछ टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आई है और कमिंग ईयर्स में आनी चाहिए, ताकि हमारा वाटर जो एक वेरी वाइटल रिसोर्स है उसको कंजर्व किया जा सके या ऑप्टिमम यूज़ किया जा सके, सस्टेन यूज़ किया जा सके, ताकि आने वाली जनरेशन भी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और सस्टेन यूज़ कर सके। सो ये था चैप्टर 2 का पार्ट 1। पार्ट 2 भी आएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।